हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का हल लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये आपका सेट 2 है। क्या है? सेट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं सेट 1 को कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पे आप लोग का साइंस, सोशल साइंस और मैथ, ठीक है, तीनों चीज़ का वहाँ पे आप लोग का सॉल्यूशन दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका हल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा जो आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे। ठीक है, चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेक्शन ए का। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन दिया हुआ है, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? ठीक है, नाथसी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो नाथसी पार्टी का संस्थापक जो थे वो हिटलर थे। कौन थे? हिटलर थे। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिख देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, झूम या घुमंतू खेती किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहते हैं? उत्तर में आपको लिखना है, जब वन के एक भाग को काट फूंक कर साफ करने के पश्चात उसमें अल्पकाल के लिए खेती की जाती है। ठीक है, और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया जाता है, तो ऐसे अल्पकालीन कृषि को झूम या घुमंतू खेती कहते हैं। तो दोस्तों ये सरल भाषा में हम लोग बोले तो कि कोई भी लोग, ठीक है, जब वन के एक भाग को, मतलब कोई भाग को काट फूंक कर और वहाँ के साफ करके और कुछ समय के लिए, अल्पकाल समय के लिए खेती करता है, और फिर जब उसका उर्वरता समाप्त हो जाता है तो वो वहाँ से चले जाते थे। ठीक है, ऐसे कालीन कृषि को झूम या घुमंतू खेती कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कृषि को झूम या घुमंतू खेती कहा जाता है। ऐसी कृषि प्रायः वन निवासी होते हैं। मतलब ये लोग जो होते हैं ना, वन निवासी होते हैं, मतलब कि वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, घुमंतू खेती वाले लोग। ठीक है, ये लोग का जहाँ देखे साफ सुथरा वहाँ पे जाके अपना खेती कर लिए और फिर आगे निकल लिए। ठीक है, उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद। तो आप लोग को पता चल गया होगा झूम या घुमंतू खेती। ठीक है, लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 3 नंबर, निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो निर्धनता की परिभाषा हम लोग को कैसे लिखना है? देखो, निर्धनता से अभिप्राय जीवन स्वस्थ तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोक्ता को प्राप्त करने में असमर्थ हो। देखिए दोस्तों, निर्धनता हम कब बोलेंगे, गरीबी कब बोलेंगे? जब वह अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोक्ता को, मतलब कि उसके पास वो खाने का चीज भी नहीं है। ठीक है, जो होना चाहिए, ठीक है, उपभोक्ता प्राप्त करने के लिए करने के में असमर्थ हो। ठीक है, मतलब अपने कार्य कुशलता, अपने काम को भी संचालन नहीं सही से कर पा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो निर्धनता है। ठीक है, गरीबी में उतना आ जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, भुखमरी से आप क्या समझते हैं? तो भुखमरी दोस्तों, पेट भर भोजन ना मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होना भी भुखमरी है, और विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को क्या कहते हैं? भुखमरी कहते हैं। ठीक है, तो भुखमरी किसे कहते हैं दोस्तों? जब पेट भर कर भोजन नहीं मिलता है, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं उपलब्ध होता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? भुखमरी कहेंगे। और यहाँ पे लिखिए क्या लिखा हुआ, और विटामिन, पोषक तत्व, ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को, मतलब कि या विटामिन भी नहीं मिले, पोषक भी नहीं मिले, ऊर्जा भी नहीं मिले, तो इसकी कमी को हम लोग क्या कहेंगे? भुखमरी कहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकों को, आम जनता को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार, ये अधिकार है इनका। क्या क्या अधिकार है? पहला, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम लोग का F नंबर में। ठीक है, मतलब पहला क्या बोल रहे, समानता का अधिकार, यानी समान नजरिए से सबको देखे। ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कानून के नजरिए से, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो। ठीक है, C नंबर, शिक्षा लेने का अधिकार और संस्कृति का अधिकार हमारे पास है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई रोक सकता है। हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण हो रहा है तो उसका विरुद्ध अधिकार हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक शोषण हो रहा है, यहाँ पे गलत है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, अगर आपको कोई भी तरह से पीड़ित किया जा रहा है तो वहाँ पे आप लोग न्यायालय जा सकते हैं बिना कहे पूछे, ठीक है, बिना डर का। तो यहाँ पे इतना अधिकार हम सबको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर को हम लोग देखते हैं, आदर्श आचार संहिता क्या है। तो देखिए आचार संहिता क्या होता है, सिंपल सी बात है, चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग के कायदे कानून एवं दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। मतलब आचार संहिता यहाँ पे क्या होता है, चुनाव के समय जो यहाँ पे होता है, ठीक है, जो पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग जो बोल दिया, ठीक है, वो पार्टियों जो पार्टी जो खड़ा हुए हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो सब क्या करते हैं, इसका पालन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आचार संहिता में क्या होता है, बड़ा बड़ा फंड का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा यहाँ वहाँ नहीं होता है, ठीक है, चूँकि ये क्या कहता है, चुनाव आयोग उसको रोक कर रखता है। चूँकि देखिए यहाँ चुनाव है ना, चुनाव के पहले लड़ाई झगड़ा, पैसा ट्रांसफर इधर उधर बहुत चीज़ होता है जो आप लोग का इसको रोका जाता है, ठीक है, चुनाव आयोग के तरफ से। तो आप आचार संहिता को और गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है, क्या है, क्या उसका रूल्स रेगुलेशन है, बस इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो अपने से आया है, ठीक है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे लगाए हैं हम लोग, कोई मनुष्य लगाया, ऐसा नहीं, जो प्राकृतिक तरफ से देन है, ठीक है, वो वनस्पति को हम लोग क्या कहेंगे, वो प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप लोग को 7 में से 5 को आपको बनाना है, ठीक है, लेकिन याद तो आपको 7 पूरा करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में भी आप लोग को पता है कि 7 से 14 तक का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 7 से 14 तक, जिसमें आपको बनाना है 5 ही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, नाथसीवाद की मुख्य विशेषता क्या थी। तो दोस्तों नाथसीवाद की जो मुख्य विशेषता क्या है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। नाथसीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था, ये भी उसका विशेषता है। नाथसी लोगों ने एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में आधुनिक काल की सर्वाधिक बर्बर तानाशाही की जर्मनी में स्थापना की, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आप लोग को लिखना है, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद का जड़ को से उखाड़ फेंकना चाहता था, ठीक है। ये उदारवाद को, समाजवाद और साम्यवाद को क्या करना चाहता था, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, ठीक है। अगला ग नंबर में आप लोग को लिखना है, नाथसीवाद जर्मनी की सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था। मतलब नाथसीवाद जर्मनी की जो सैनिक शक्ति है, सैनिक को लोग को बढ़ाना चाहता और उसे विश्व के महान शक्ति के रूप में देखना चाहता था। मतलब नाथसीवाद जर्मनी को के सैनिक को क्या करता था, मतलब कि उसका शक्ति को बढ़ाना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को रखना चाहता था, ठीक है। तो ये इसका विशेषता। अगला देखिए घ नंबर, यह विरोध को समाप्त कर देना चाहता था। मतलब जितना भी विरोधी है उन लोग को क्या करना चाहता था, समाप्त कर देना चाहिए, और हर प्रकार के दल संगठन के विरुद्ध था, ठीक है। तो मतलब ये नाथसीवाद लोग थे, ये क्या थे, मतलब हर संगठन के से क्या था, विरुद्ध था, ठीक है। चलो तो ये आप लोग का 4 विशेषता है, आप लोग याद कर लीजिए। अगर यहाँ से आप लोग 3 विशेषता भी लिख देते हैं तो आप लोग का 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का पूछ रहा है, 3 लाइन को अच्छा पॉइंट अगर लिख दिए तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। और 5 मार्क्स का है तो कोशिश कीजिए वहाँ 5 पॉइंट को लिखने का, ठीक है। चलिए अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। तो वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है, देखिए यहाँ पे वनों का बहुत ही महत्व है,
ठीक है, ये तो आप लोग को पता है जंगल का कितना महत्व है, क्योंकि यह न केवल प्रत्यक्ष रूप से जीविका के साथ जुड़े हुए, मतलब जरूरी नहीं है कि ये प्रत्यक्ष रूप से हम ही लोग के साथ जुड़ा है, ये किसके किसके साथ जुड़ा है। देखो, जंगलों से मृदा को उपजाऊ शक्ति मिलती है, जंगलों से जो मृदा है, जो जमीन है, उसको क्या मिलता है, उपजाऊ शक्ति मिलता है, जो फसलों की पैदावार को बढ़ाती है। और क्या करती है, देखो वन हम लोग के लिए क्या फायदा है, वन्य प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, मतलब कि जो भी वन जंगल में जो प्राणी वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसका आवश्यकता को पूरा करते हैं। फिर अगला, भू कटाव को भी रोकते हैं, ठीक है, मतलब कि भूमि, जंगल रहेगा तो भूमि का कटाव जो है, बारिश होगा तो वहाँ पे बचेगा, क्योंकि जड़ क्या करता है, जड़ मिट्टी को जकड़े हुए रहता है ना, तो ये भूमि कटाव को भी बचाता है। अगला क्या, फसलों को संरक्षण देते हैं और उसकी उपज को भी बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वन हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारे जीविका से किस प्रकार संबंध है, ठीक है, ये पेड़ पौधे को भी साथ देते हैं, मिट्टी को भी साथ देते हैं, हम लोग को भी साथ देते हैं, हर जगह साथ देता है वन, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है, वन को नहीं काटिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। निर्धनता रेखा के समय और स्थान के परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निर्धनता रेखा जो है, समय और स्थान के साथ क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोग का अनुपात एक समान नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि प्रत्येक राज्य में गरीबी कम हुई है, परंतु निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि हर जगह अलग अलग निर्धन एक अनुपात में नहीं होता, अलग अलग अनुपात में होते, ठीक है। हाल के अनुमानों के अनुसार 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता का अनुपात कितना दिया हुआ है, 26.1% के राष्ट्रीय अनुपात से कम है। इतना परसेंट कम है क्या, ये 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे, उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47% और 43% निर्धनता अनुपातों के साथ दो सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। उड़ीसा और बिहार क्या है, निर्धनता अनुपातों को अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो दो सबसे बड़ी गरीब राज्य है। तो यहाँ पे क्या है कि समय और स्थान के साथ क्या हुआ, यहाँ पे चेंजेस हुआ है ना। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्षेत्रों में गरीब अधिक है। मतलब कि उड़ीसा और बिहार में जो है, ठीक है, बिहार में है, यहाँ पे दोनों शहरों में, ठीक है, गरीब ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में, दोनों जगह गरीब ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर को लिख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन, कौन कौन खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त कौन कौन से लोग हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला इसमें आपको लिखना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां के कुछ वर्गों, जैसे कि इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, ये वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति है जितना भी है, तो उनकी जो भूमि का आधार है ना बहुत कमज़ोर होता है, मतलब कम कम भी होता है, ठीक है, उपजाऊ भी नहीं होता है, फिर उनकी भूमि की उत्पादकता भी बहुत कम होती है, ठीक है, और ये खाद्य दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित होते हैं, ठीक है। कौन लोग, तो अनुसूचित जनजाति और सूचित जनजाति, ठीक है, पिछड़ी हुई जाति। अगला लिखना है दूसरे नंबर प्रश्न, ये पॉइंट, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि खाद्य सुरक्षा से ये सब भी असुरक्षित है, कौन सब, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, यानी कि जो भी कहीं कहीं क्या है कि डूबा पड़ जाता है, ठीक है, कोई कोई राज्य में क्या हो जाता है, जैसे बंगाल, ठीक है, वहाँ पे डूबा पड़ जाता है, ठीक है, जब भी बरसात आता है वहाँ पे डूबा पड़ जाता है, तो वहाँ के लोग को भी क्या है, खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित है वहाँ पे, ठीक है। और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, इन लोग का भी लिए असुरक्षित है। तीसरे नंबर में देखिए, खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादियों का सबसे बड़ा
गर्भवती का दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष के कम उम्र बच्चों का है। मतलब खाद्य सुरक्षा असुरक्षाग्रस्त आबादी का सबसे बड़ा भाग अगर हम लोग देखें तो गर्भवती द्वारा दूध पिला रही महिलाओं और 5 वर्ष बच्चों का क्या है, उन लोग के लिए असुरक्षा है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, जब जिसके घर में कोई नहीं है तो उसके घर में तो इन लोग के लिए असुरक्षा है ना। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देखो, यह कानून द्वारा 1993 में स्थापित एक स्वतंत्र आयोग है। ठीक है, यह जो कानून द्वारा कब स्थापित हुआ, तो 1993 में। न्यायपालिका की तरफ ही आयोग भी सरकार के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त है। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यह आयोग का जो नियुक्ति करता है, कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। यह न्यायालय के मामलों पर विचार नहीं करता है, मतलब कि न्यायालय का कोई भी मामला है उस पर विचार नहीं करता है। कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ठीक है, एक तरफ से ये संस्था है। ठीक है, उस तरह से। चलो खा नंबर देखते हैं हम लोग, यह आयोग दोषी को स्वयं दंडित नहीं करता है। मतलब कि जो आयोग का दोषी है, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं कि इसका आयोग ही इसको दंडित करेगा, तो ये नहीं कर सकता। दंड देने की अधिकारिकता न्यायालय के पास होती है। ठीक है, तो दंड कौन देता है, न्यायालय देता है। यह मानव आयोग अधिकारों का हनन होने और सभी मामलों के स्वतंत्र एवं विश्व स्तरीय का जांच करता है। बस ये क्या करता है, जांच करता है कि कौन कौन इसका मानव अधिकार का हनन कर रहा है। ठीक है, गा नंबर देखिए, आयोग अपनी जांच सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब कि जब वो जांच करता है कि मानवाधिकार का कौन कौन हनन कर रहा है, उसको क्या करता है, सरकार के समक्ष क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसको जांच करने की विस्तृत शक्तियां प्राप्त है। मतलब कि ये जांच दिन दहाड़े कर सकता है, मतलब इसको बहुत सारे शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अधिकार है इसको। चलो, तो ये हो गया हम लोग का 12 नंबर का आंसर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या लिखना है आप लोग को। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां इस प्रकार है। पहला, बहुत सारे पैसे वाले उम्मीदवार और दल अपनी जीत के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार पर एक बड़ा अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो उम्मीदवार के पास पैसा है वो तो जीत को सुनिश्चित नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, छोटे दल पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक है, तो लाभ वहाँ से प्राप्त इन लोगों को हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ परिवार राजनीतिक दलों पर हावी होते हैं। इन परिवारों के रिश्तेदार को टिकट वितरित किए जाते हैं। मतलब कुछ परिवार राजनीतिक दल पर क्या होते हैं, हावी होते हैं। मतलब कि ऐसा ना कि वो अगर राजनीति में उतरा हुआ है तो उसका परिवार भी धीरे धीरे राजनीतिक में उतर जाएगा, तो उसके लिए टिकट बहुत जल्दी मिल जाता है। लेकिन कोई नया इंसान खड़ा होता है तो उसको जल्दी टिकट नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ इसका थर्ड देखो, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को भारी नुकसान होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बड़ी पार्टियों की तुलना में, मतलब कि बड़ी पार्टी और छोटा पार्टी है, तो ये यहाँ पे क्या है कि छोटे दल यहाँ दब जाते हैं। ठीक है, उन लोग के लिए बहुत भारी नुकसान हो जाता है बड़ी पार्टियों की तुलना में। ठीक है, उन लोग को ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। तो ये हम लोग को हो गया भारत के में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियाँ, तो ये सब हम लोग को हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना आप लोग को, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, बंगाल खाड़ी से जो मानसून आता है भारत में क्या करता है, सबसे पहले उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर पूर्व कौन सा साइड हो जाएगा बताइए, ये कोना वाला। ठीक है, उत्तर पूर्व। तो यहाँ से क्या होता है, प्रवेश करती हैं। ऊंचे पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देती, जो ऊंचे पर्वत यहाँ पे है, ठीक है, हिमालय वगैरह, वहाँ से आगे नहीं जाने देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाष्प से भरी होने के कारण पवनों की यह शाखा इस भाग से खूब वर्षा करती है।
मतलब वाष्प से जो भारी होने के कारण पवनों की यह शाखा क्या करती है, खूब वर्षा करती है। इसके बाद यह हिमालय के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसमें वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, इसको हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ऐसा, ठीक है, भारत ऐसे है ना जी, ठीक है, एक अच्छे से नहीं बना रहे, नॉर्मल बना दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या है, हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जम्मू कश्मीर वगैरह यहाँ इस साइड है, ठीक है, यहाँ बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ से जब हवा उठता है, ठीक है, इसका वर्षा स्टार्ट होता है, बंगाल के खाड़ी से मानसून स्टार्ट होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे हिमालय तक सबसे पहले जाता है, ठीक है। यहाँ पे जब वर्षा होता है तो यहाँ पे क्या करता है, इसको रोकता है, हिमालय पर्वत इसे आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। अगर आगे जाने देता है तो पूरा वर्षा ही होते रहती है, यहाँ पे कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो धीरे धीरे इधर क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। इधर पूरब साइड जब आने लगता है, ये पूरब होता है, ठीक है, ये पूरब, ऊपर क्या होता है, उत्तर, इधर अच्छा पूरब बोल दिया, इधर पश्चिम होगा, है ना, पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पूरब, और यहाँ उत्तर, इधर दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पश्चिम, पूरब से हमारा पश्चिम की तरफ आएगा, ठीक है, पूरब से हम लोग का पश्चिम तरफ ऐसे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, 15 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो, नात्सियों ने जनता को पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। मतलब कि नात्सियों की जनता को, नात्सी लोग जो थे वो जनता को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया, वो चीज़ को लिखना है। तो पहला यहाँ पे युवाओं का विचार परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, युवाओं का विचार को परिवर्तन किया। देखो, उनकी बाल्यावस्था से ही नात्सी सरकार ने बच्चों के मन मानसिक पर कब्जा कर लिया। मतलब कि उनकी यहाँ पे युवाओं का विचार में एक परिवर्तन कर लिया, मतलब उन लोग को सोच को क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। जब उन लोग बाल अवस्था में ही था, उसी समय नात्सी सरकार क्या किया, बच्चों के मन मानसिक पर क्या किया, कब्जा कर लिया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नात्सीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कहने का मतलब यहाँ पे नात्सीवाद को पूरा नियंत्रण कैसे किया, जब वहाँ के लोग जो थे, ठीक है, बाल अवस्था में थे, मतलब बच्चे थे, उस समय क्या था, उसका मन मस्तिष्क जो था, ठीक है, दिमाग को कब्जा कर लिया और उन्हें प्रशिक्षण देने लगा, ठीक है, मतलब उसको पढ़ाया जाने लगा नात्सियों के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो नात्सी और की धीरे धीरे प्रेरित होने लगे, ठीक है। अगले नंबर देखिए, यहाँ पे खा नंबर क्या है और किए, स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन। मतलब स्कूल में जो बच्चे जाते थे उनका भी विचार को क्या किया, परिवर्तन किया गया। नात्सी सरकार ने अपना विचारधारा नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें तैयार करवाई। मतलब कि नात्सी का जो सरकार है वो क्या किए, नए विचारधारा अपने अपने अपना ये तारीफ का, ठीक है, अपना एक पुस्तक तैयार करवाया और कई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सबके द्वारा उन्हें नम्रता और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया, ठीक है। उनसे कहा जाता है कि वे यहूदियों से घृणा और हिटलर की पूजा करें, ठीक है। यहाँ पे बताया गया इन स्कूली बच्चों को परिवर्तन कैसे किया गया, वहाँ के सरकार को बुक चेंज कर दिया और वहाँ पे अपना तारीफ करवाया गया, ठीक है, और यहूदियों से घृणा करवाया गया और हिटलर को क्या बोला कि पूजा करो उसको, ठीक है। तो यहाँ से इसका परिवर्तन हुआ, ठीक है, नात्सीवाद नियंत्रण किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को। आगे देखिए, यहाँ पे खेल गतिविधियों में क्या हुआ, उन सभी खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया जो बच्चों में हिंसा और तथा आक्रामकता की भावना पैदा करती है, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह। मतलब खेल गतिविधि तो क्रिकेट वगैरह भी खिलाओ यार, ठीक है, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्या किया, बॉक्सिंग वगैरह सिखाया गया उसको, मतलब लड़ाई झगड़ा वाला चीज़ को सिखाया गया, ठीक है। तो ये ऐसा किया गया उन लोग को अपना नियंत्रण में रखने के लिए, नात्सी वाले लोग किए, ठीक है। अगले देखिए क्या किए, लड़कियों पर विचार परिवर्तन, लड़कियों पर भी विचार परिवर्तन किया। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छी माँ बनना था तथा शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का लालन पालन करना था। मतलब कि यहाँ पे लड़कियों को शिक्षा क्या दिया जाता था कि आप एक अच्छा माँ बनो और वहाँ जो नस्ल पैदा हो, ठीक है, वो
आर्य का बच्चा को हो, ठीक है, वहाँ के, ठीक है, नाथसी लोग को ही हो, दूसरा नहीं, ठीक है, ऐसा बताया गया वहाँ का। अंगन नंबर में देखिए आप लोग, औरतों के बीच क्या किया, भेदभाव करवा दिया गया। देखिए औरतें के बीच उनके बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक अवांछित बच्चे की मां होने पर औरतों को दंडित किया जाता था तथा जेल में कैद कर लिया जाता, किंतु बच्चे के शुद्ध आर्य प्रजाति का होने पर औरतों को सम्मानित किया जाता था। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि औरत जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के जैसे देखते थे कि आर्य के बच्चे नहीं हैं तो उसको क्या किया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। लेकिन जब पता चलता था कि ये शुद्ध आर्य प्रजाति के होने वाले बच्चा है, ठीक है, तो उसको, औरत को क्या किया जाता था, सम्मानित किया जाता था, ठीक है, तथा इनाम भी दिया जाता था, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा है, ठीक है। नाथसीवाद क्या किया, जनता पर नियंत्रण कैसे किया, तो यहाँ पे 5 पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ज़्यादा रटने का जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस पॉइंट को। आप देखिए इसमें क्या करना, आपको पॉइंट को याद कर लेना है, ठीक है। पॉइंट को याद करने के बाद, ठीक है, उसके बाद अपने भाषा में अगर आप लोग लिख देते हैं 4-4 लाइन, 3-3 लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट को अच्छा से लिखना, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना, उसके बाद ब्लू पेन से हम लोग उसको डील कर देंगे, ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे में। चलिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। पहला है न्यूनतम सामर्थ्यिक कीमत, ठीक है, तो इसका क्या होगा, न्यूनतम सामर्थ्यिक कीमत क्या होता है, ठीक है। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित इनाम कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भारतीय खाद्य निगम जो है, FIC है, ठीक है, क्या है, FIC जो है ये क्या करता है, जहाँ पे ज़्यादा, जो राज्य में ज़्यादा चावल और गेहूँ पाया जाता है वहाँ के खरीदता है उस चीज़ को, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम FIC। और वहाँ जो किसानों हैं उनका फसल पर पहले से कीमत तय कर दी जाती है, ठीक है। और जो ये तय पहले से की जाती है कि आपके अनाज को हम इतने रुपए में खरीदेंगे, ये जो कीमत होता है इसी को हम लोग न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा न्यूनतम समर्थित कीमत, ठीक है। जो अनाज को खरीदने से पहले जो कीमतें बता दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। अगला देखिए, खा नंबर क्या कह रहा है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, ठीक है, तो यह सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज भंडार है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा भंडारित होता है। मतलब ये क्या है, अनाज भंडार है, यहाँ पे अनाजों का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं और चावल, ठीक है, यहाँ पे रखा जाता है अल्पकालीन के लिए, ठीक है, ये आपातकाल के लिए, या गरीबों का जो कीमत भेदभाव ना हो उस कारण से, ठीक है, ये बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सरकार द्वारा भंडारित होता है। भारतीय खाद्य निगम किसी पूर्व निर्धारित कीमत पर उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं जहाँ अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष उत्पादन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता हो, ठीक है, जिस राज्य में ज़्यादा उत्पादन होता हो वहाँ से उस अनाज को खरीदा जाता है, ठीक है, और भंडारण किया जाता है। चलिए अगला आते हैं हम लोग, गा नंबर, निर्गम कीमत क्या है। तो देखिए दोस्तों, निर्गम कीमत क्या है, निर्गम कीमत जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। देखिए दोस्तों, निर्गम कीमत किसको कहते हैं, जब सरकार कमी, जहाँ पे कमी क्षेत्र वाले, ठीक है, गरीब लोग हैं, ठीक है, वहाँ के लोग अत्यंत पिछड़ा है, तो वहाँ पे कम कीमत पर अनाज को वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को क्या कहेंगे, निर्गम कीमत कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो लाल कार्ड और ग्रीन कार्ड जो आता है वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, ये राशन कार्ड मिलता है वहाँ से, ठीक है, गरीब लोगों को। तो राशन कार्ड जो मिलता है वहाँ पे क्या होता है, 1 रुपये 2 रुपये केजी चावल मिलता है, पता होगा आप लोग को। तो कितना कम में मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग गरीब है, ठीक है, और गरीब को यहाँ पे वितरण किया जाता है। कहाँ से आता है ये सब, तो बफर स्टॉक से ही ना आता है, ये सब कहाँ से आएगा, क्योंकि वहाँ पे भंडारण किया जाता है, वहीं से निकलता है सारा चीज़। तो निर्गम कीमत किसको कहते हैं, फिर से समझो, कि जब बाजार से कम कीमत पर गरीबों को
कोई राशन वगैरह को वितरित किया जाता है और उसी कीमत को क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट कितना अच्छा था दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम समर्थित कीमत भी समझ में आ गया और बफर स्टॉक भी, निर्गम कीमत भी। ठीक है, दो लाइन याद करो, तीसरा लाइन अपने से भी जोड़ देंगे आप लोग। ठीक है, तो हो जाएगा। ठीक है, मेन है कि सबसे पहले समझने का प्रयास करो। हाँ देखिए, यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का व्याख्या करना है। तो भारतीय संविधान में जो अधिकार हम लोग को प्राप्त है, मौलिक अधिकार कितना प्राप्त है दोस्तों, 6 प्राप्त है। ठीक है, अब 6 के बारे में हम लोग को व्याख्या करना है। देखिए, पहला जो है अधिकार हम लोग का समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया गया। दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग आदि के भेदभाव नहीं किया गया, यहाँ समानता अधिकार दिया। यानी कि जो छोटा जाति का है उसको भी समान अधिकार, जो बड़ी जाति का है उसको भी समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और जो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को सब समानता का अधिकार दिया है। ठीक है, हमारे जैसे विषमताओं वाले देश में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। विषमताओं कहने का मतलब है कि यहाँ पे छोटी जाति के लोग भी रहते हैं, बड़े जाति के लोग भी रहते हैं, हर कास्ट का लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत तरह का है। ठीक है, मराठी, बंगाली, ठीक है, बहुत सारा ऐसा है जो कि विषमता है, जो कि इस देश में बहुत ही महत्वपूर्ण होना है। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा देखिए, दूसरा अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन की, निवास करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता का ये है कि नागरिकों को अगर भाषण देना है तो भाषण आराम से दे सकता है, कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई समुदाय बनाता है तो समुदाय भी बना सकता है। ठीक है, संगठन बना सकता है। अगर वो आता है कहीं से या निवास करता है, ठीक है, तो उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र है, यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो ये हम लोग का ख नंबर हो जाएगा। देखिए तीसरा अधिकार क्या दिया हुआ है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, ठीक है, उसको कोई भी भाषा सीखने को, कोई भी संस्कृति सीखने को, कोई भी चीज़ को विकास करने को, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अधिकार उसको प्राप्त है। ऐसा नहीं कि कोई रोक सकता है कि तुम नहीं पढ़ो, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। उस पर हम केस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को शिक्षा क्या है, अधिकार है, हम लोग को ले सकते हैं शिक्षा को, है ना। घ नंबर देखिए, इसका चौथा नंबर क्या अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि आप कोई भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिखा हुआ है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, अतः नागरिक को किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। मतलब वो कोई भी चाहता है, अगर वो कोई भी धर्म एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो कोई भी धर्म को कर सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है वो। ठीक है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा अधिकार हम लोग को क्या प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या बोला है वहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं करता है। यहाँ बेगार लेने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने, स्त्रियों और बच्चों को खरीदने बेचने के आदि की मनाही है। कहने का मतलब यहाँ पे कि शोषण का विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी पर शोषण नहीं कर सकता है, किसी पे दबाव नहीं डाल सकता है। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ बताया गया है कि 14 वर्ष की कम आयु को कारखाने में नहीं, मतलब कोई काम नहीं करा सकता है, होटल वगैरह, कारखाना वगैरह में। ठीक है, इस पे केस भी किया जा सकता है। और क्या, जबरन। ठीक है, जबरन, यहाँ पे जबरन, अपने मन से नहीं, चूंकि वो स्वतंत्र है। वो बच्चों को खरीदने बेचने का ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर शोषण हो रहा है तो उसका विरुद्ध अधिकार है प्राप्त, उसको हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का पांचवा अधिकार दिया हुआ है दोस्तों। अब छठा अधिकार क्या दिया हुआ है, देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षक के लिए न्यायालय शरण कर सकता है। ऊपर जितना भी 5 अधिकार दिया हुआ है, अगर पांचों अधिकार में या फिर जितना अधिकार आपको प्राप्त है, अगर उसमें से कोई भी, ठीक है, कोई भी नागरिक अगर इसका विरोध करता है, ठीक है, मान लो कि कोई भी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है, मतलब कि वो कोई भी अधिकार है उसको प्राप्त, उसका कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, उसको दबाव डाल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो न्यायालय एकदम स्वतंत्र रूप से जा सकता है, एकदम स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, 6 अधिकार आप लोग अच्छा से याद कर लो। ठीक है, आपको डेली लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, ये अधिकार आप लोग पास है, ये 6 अधिकार आप लोग पास है। ठीक है, तो 6 अधिकार आप लोग अच्छा से जान लो। ठीक है, ताकि आप पे कोई दबाव नहीं डाल सके, है ना।
चलिए अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। ठीक है, तो शीत ऋतु की क्या क्या अवस्था है और क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शीत ऋतु की जलवायु की स्थिति में विशेषता, देखिए शीत ऋतु में क्या होता है, दिन गर्म रातें ठंडी होती है, दिन गर्म रातें ठंडी होती है शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, नवंबर से फरवरी तक, तो इतना याद रखना है। अगला देखिए शीत ऋतु, अच्छा शीत ऋतु वहाँ होगा। ठीक है, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। ठीक है, चौथा नंबर, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। तो शीत ऋतु में ये सब चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। पांचवा, शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम और पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। मतलब आसमान साफ होता है शीत ऋतु में, ऐसा नहीं कि बरसात वगैरह बादल वगैरह। ठीक है, और तापमान भी एकदम बहुत अच्छा से रहता है। ठीक है, टेम्परेचर अच्छा रहता है। देखिए अगला 6 नंबर, यह कम दाब वाली प्रणाली भू मध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम सपनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा शीत ऋतु की अवस्था और विशेषता। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं, 19 नंबर सवाल दोस्तों, इसका लास्ट सवाल है। क्या लिखा हुआ है, दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करना है। तो जो भी हमारे यहाँ पे मानचित्र दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे आपका कलर नहीं था, यहाँ पे बिना कलर का था। ठीक है, तो इसको हम कलर कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा वन बोल रहा है, पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, तो ये कलर का जितना भी दिख रहा है ये क्या है हम लोग का, पर्वतीय वन। ठीक है, ये कलर हम लोग को जहाँ पे भी मिल रहा है ये क्या है हमारा, पर्वतीय वन। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है ये पर्वतीय वन, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये पर्वतीय वन। तो यहाँ पे आप कलर कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पहले उसको निशान देकर उसके बाद आप लोग कलर कर देंगे, तो आप लोग को यहाँ 5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का पूरा वीडियो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टोटल 19 क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप उसको याद करेंगे। ठीक है, और ये चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है कि और आने वाली वीडियो जो होगा, ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास, ठीक है, 9th क्लास के बाद 10th क्लास का भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आराम से मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जाके जल्दी से बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। इससे क्या है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।